Okay, good morning, students. Today I starts your respiratory system, excretion in animals, chapter first life process का लास्ट पॉइंट। जैसे excretion हम सब जानते हैं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, डिफिनीशन जो कॉमन डिफिनीशन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड excretion, उत्सर्जन। लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में या मतलब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, एनिमल्स में अलग अलग सिस्टम में है। माइक्रो में जैसे यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे उसमें न्यूट्रिशन होता है वैसे ही जो है फूड वैक्यूल के बेस्ट वैक्यूल्स के रूप में बाय डिफ्यूजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। और जब हम क्लास 9th में बायोडायवर्सिटी चैप्टर, उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन में जो अलग अलग फाइलम में पढ़ा है, उसमें देखा है कि किस ऑर्गेनिज्म में और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ है। जैसे एनलिडा वगैरह में मैलपिघियन सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी करती हैं। आर्थ्रोपोडन्स में इनमें ज्वाला सेल्स पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स जिसको कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग में सब में है और हम लोगों में पूरा सिस्टम डेवलप होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा है। और हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एमिनोलिटिक, यूरियोलिटिक और यूरिकोटेलिक। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं जो मतलब पानी से दूर, एक तरह से पानी का बहुत कम यूज करते हैं, उनमें एमिनो एसिड्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है सॉलिड वेस्ट के रूप में। और हम लोग चूँकि मीडियम में हैं, न पानी का यूज मतलब बराबर एक नॉर्मल मात्रा में करते हैं, और हम लोगों में यूरिया बेस्ड प्रोडक्ट होता है। तो यूजुअली एनिमल्स हैव डिफाइंड या डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थ्रू व्हिच द वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर आर एलिमिनेटेड। क्या कह रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर। तो ब्लड ही मेन मीडियम होता है सप्लाई का, ट्रांसपोर्ट करने का, वेस्ट प्रोडक्ट हो चाहे वो यूजफुल सब्सटेंस हो। सबका सप्लाई जो है कौन करता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो एलिमिनेट करना मतलब निष्कासित करना। हैव डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दियर डाइट। कह रहा है ना, बेस ऑफ द नेचर और उनके डाइट के बेस पर, ये पॉइंट है। किस तरह से वो लोग भोजन लेते हैं और इस तरह के आधार पर सब में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। कंट्रीब्यूशन, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड। या हमें भी एक डिफिनीशन कर सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस का एलिमिनेट करना, बाहर निकालना एक्सक्रीटरी कहलाता है, इसके मतलब एक्सक्रीशन कहलाता है। सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, बाइल पिगमेंट्स एक्सेट्रा। Let us discuss now how excretion take place in unicellular and in multicellular organism। तो यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर का दिया गया, एक तरह से मान लीजिए अमीबा का डायग्राम। एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको ये वाटर एंटर्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, उसके बाद द साइकिल इज रिपीटेड, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनते हैं जिनके थ्रू जो है ये बर्ड्स एंड एक्सपेल वाटर, बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट पानी के उसके थ्रू आकर के आता है और वो बाहर फिर डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाता है। एक साइकिल दिखाया गया यहाँ पे। एक्सेस वाटर एंटर्स इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल,
नंबर 2 पर दिया गया, नंबर 3 पर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल स्वेल, फूल जाती हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचित, इसमें वो बोलते हैं धानी बोलते हैं इसको हम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूअल मूव्स टू एज ऑफ द सेल। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, हमारे अंदर भी बनता है। एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय द डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन भी उसी के थ्रू आ रहा है, वाटर में डिजॉल्व है और ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी के अंदर आ गया या डिफ्यूजन के थ्रू, और ऐसे फिर डिफ्यूज होकर के CO2 बाहर निकल गया। नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनल्स which collect water, swell up, reaches the surface and brush to release the content outside due to high osmotic concentration inside it। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसका जो निगमन हो रहा है ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। चूंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर और ये सब मतलब के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेट ज़्यादा है इसलिए वो बाहर निकल गया। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो क्या है। अगला हेडिंग हम लोगों का एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म है पोसेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइलपीजियन नेफ्रीडिया। ओके, उस समय गलती हो गई थी बताने में, माइलपीजियन सेल्स जो होते हैं उसमें होते हैं, इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है। which act as the excretory organ। तो अर्थवर्म में ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं, और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म आल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसकी नम त्वचा, चूंकि रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर के मॉइस्ट स्किन के थ्रू बॉडी में जाता है और CO2 बाहर निकलता है, तो इस तरह से ये भी ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है। इंसेक्ट में जो माइलपीजियन सेल्स हैं, आर्थ्रोपोडा में माइलपीजियन सेल्स पाई जाती हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं, और मोलस्क में किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो हमारे प्लेटिहेल्मिन्थेज और नेमाटोड्स फ्लैट वर्म है इसमें फ्लेम सेल्स, ध्यान दीजिएगा इसमें फ्लेम सेल ज्वाला सेल्स होती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए। कि ये अलग अलग आप पॉइंट लिख लीजिएगा कहाँ क्या पाया जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया गया है ये, thus we can summarize the excretion multicellular अर्थवर्म आपका है, मॉइस्ट स्किन और नेफ्रीडिया इसके लिए ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। इंसेक्ट मीन्स आर्थ्रोपोडा में मैलफिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, मोलस्का में किडनीज हैं और फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल्स हैं। We shall now discuss the excretory system in human being। अब हम लोग अपने बॉडी में मानव में कैसे होता है, तो द ह्यूमन बॉडी हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या है हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल, पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। दीज ऑर्गन इंक्लूड्स लंग्स एंड किडनी। लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल करता है, CO2 रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। हमारा लीवर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है और स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है, और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो बनते हैं और उसका ऑर्गन जो है निष्कासित करने का किडनी है। तो द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ह्यूमन बाइंग आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। The decomposition of unused protein, ध्यान दीजिएगा
द डीकम्पोजिशन, ये पॉइंट आपको ये यहाँ पे है, डीकम्पोजिशन ऑफ ये दिया गया है यहाँ पे आपको। तो डीकम्पोजिशन ऑफ unused protein particle, food particles, the decomposition of unused food particle of food during respiration, अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम लोग, result in the production of carbon dioxide. When these waste material get accumulated in the body, मतलब जो हमारे मेटाबॉलिज्म बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते रहते हैं, मतलब बनने की प्रक्रिया और टूट डिकम्पोज होने की प्रक्रिया, उनको मिला के मेटाबॉलिज्म उपपचयी क्रियाएं कहते हैं। तो जैसे हमारे बॉडी का भौतिक आधार कहलाता है साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, और क्रियात्मक आधार जो उसका है मेटाबॉलिज्म एक्शन। तो इसके दौरान डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। When these waste material get accumulated in the body, accumulated means इकट्ठा होना, collect, they become poisonous and harmful. तो वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाते हैं, हार्मफुल होते हैं। सो आवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड आवर किडनी एक्सक्रीट यूरिया, इसलिए इनका बॉडी से एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है समय समय पर। तो द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर्स एंड अ यूरेथ्रा। तो ये हमारा आर्गन्स हैं यूरिनरी सिस्टम के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के। किडनी, यूरेटर दो होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब किडनी क्या है? दीज आर रेडिश ब्राउन, क्या कलर होता है इसका? रेडिश ब्राउन bean shaped structure lying towards the back of our body above the waist and either side of the vertebral column. क्या होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप, किडनी के आकार का, बीन शेप जो हमारा राजमा होता है, लाइंग टुवर्ड द बैक्स ऑफ आवर बॉडी, पेट नहीं पीछे की तरफ में जो है, बैकबोन जो है उसके दोनों साइड पर, वर्टिब्रा जो कॉलम है उसके दोनों साइड मिलती है। लेफ्ट किडनी लाइज हायर देन राइट किडनी, मतलब लेफ्ट साइड वाली किडनी जो होती है लाइज हायर देन, थोड़ा ऊंचे पे होती है, किसके? राइट किडनी की। अभी आप डायग्राम अगले पेज पर देखेंगे इसका। The blood in our body constantly passes through our kidney. The dirty blood from aorta enters into kidney through, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था कि वेन जो होती है ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाती है हार्ट में, और आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से प्योर ब्लड को लाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि एओर्टा, मतलब जो आर्टरीज हैं जिनको हम रीनल आर्टरीज और रीनल वेन कहते हैं, तो रीनल आर्टरी या एओर्टा से जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर के आ रही है ब्लड, किडनी में आती है रीनल आर्टरी। किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरी, डर्टी ब्लड जिसको कह सकते हैं, जो जिसका फिल्टर होना है, जिसको छानना है। एंड क्लीन ब्लड इज कैरीड अवे फ्रॉम किडनी, और किडनी से फिल्टर्ड ब्लड को, जिसमें यूरिया वगैरह फिल्टर हो गया, अदर जो साल्ट है वो फिल्टर हो गया, वो जो है रीनल वेन के थ्रू बॉडी में सप्लाई होता है। Thus the renal artery brings deoxygenated blood from which waste product are removed. ध्यान दीजिए ये पॉइंट, अभी थोड़ा शार्ट करके फिर उस पर देखते हैं, हम करते हैं ये पॉइंट आपका, ये लाइन अंडरलाइन करने की चीज है और इसको नोट आप जरूर करेंगे। कह रहा है कि अओर्टा जो है
वेस्टेड मटेरियल को लेकर के रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में इंटर करता है और फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड जिसको कह सकते हो या वेस्ट मुक्त ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस अब नहीं है, वो क्लीन ब्लड वो रीनल वेन के थ्रू बॉडी में जाता है। तो मीन्स रीनल आर्टरी, एक मिनट, हाँ, thus the renal artery bring deoxygenated blood from which waste product are removed, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। तो यूरिन यूरिया वाटर के साथ मिलकर के यूरिन बनता है, तो यूरिन किडनी में बनता है। यूरिनरी urinary bladder, it is a bag which store urine for some time, ये थैली के जैसा होता है। यूरेटर, these are pair of whitish narrow tube होती है, सफेद सकरी ट्यूब होती है, which open from both the kidney to urinary bladder. In other words, ureter connect kidney to urinary bladder. तो यूरेटर जो है इसी ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, मतलब किडनी से। अब यूरिनरी ब्लैडर ने बताया यूरेथ्रा, यहाँ पे आपका इट इज अ ट्यूब थ्रू विच द यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स हमारे एनस में भी पाया जाता है और स्फिंक्टर मसल्स हमारे यूरेथ्रा में भी मिलता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट करती हैं, इस तरह से पासिंग होने में हेल्प करती है। अगला पेज जो है, अभी इसमें डायग्राम भी आपको मिलेगा। ये है सारा, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए इसमें ये डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा। ये पूरा किडनी का एक्सटर्नल और ये आपका ये एक्सटर्नल डायग्राम है, ये किडनी के इंटरनल डायग्राम है। किडनी जो है पार्ट्स में दिया गया कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट है, और ये पूरा सिस्टम बताया गया है कैसे जो है एक नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पर समझाया गया है, या मैलपिघियन अल्कल्स अभी आपको बता रहे हैं डिटेल में इसका। तो यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर है, किडनी दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट और राइट किडनी। तो देखिए थोड़ा लेफ्ट वाली किडनी थोड़ा अपर साइड में है। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी का फंक्शन मैंने बताया, बॉडी से डिऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड जो है किडनी में लाने का काम कर रही है। चूँकि बॉडी में सप्लाई हो रहा है तो उसमें किडनी में ला रही है, और किडनी से जो है फिल्टर्ड ब्लड जो है रीनल वेन के थ्रू और ये यूरेटर है जो ट्यूब नैरो व्हाइटिश कलर की है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे स्टोर होता है कुछ समय के लिए यूरिन, और यूरेथ्रा है, और ये किडनी आपका कॉर्टेक्स और मेडुला। नाउ वी शैल डिस्कस किडनी इन डिटेल। इंटरनली अ किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट। किसकी बनी होती है? माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स, इसकी यूनिट। क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का ये जैसे सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इसका। ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे जो कैप्सूल है, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं, तो ये बाउमैन कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका। और फिर उसके बाद
जिग जैग मतलब कर्व, जैसे उसमें आप देखते होंगे टिब्यूल टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ पे रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल को रीनल कॉर्पस और ग्लोमेरुलस को मिला के। ये नीचे इसमें गुच्छे जैसा वो दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस है। एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल दिख रहा होगा आपको। एक होता है इफरेंट और एक है एफरेंट। तो अभी इसमें फंक्शन में है इफरेंट का काम और एफरेंट का काम, दोनों का काम अलग होता है। इफरेंट जो है ये ब्लड को, जो एफरेंट है ये इम्प्योर ब्लड को बाउमैन कैप्सूल में ला रही है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस में उसका फिल्ट्रेशन जो हो रहा है, फिर वो एफरेंट वहाँ से लेके जा रही ब्लड को फ्रॉम रीनल आर्टरी। देखिए ना, एफरेंट किससे जुड़ी हुई है? रीनल आर्टरी। और रीनल में हमने बताया था कभी कि इम्प्योर ब्लड या नाइट्रोजनस बेस्ड उसमें है। और फिर आपका ये लूप जो दिख रहा है इसको हेनले लूप बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले ये आपका डायग्राम है और यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे थे इस डायग्राम के बारे में। ऐसे देखिए दिख रहा है ना ये। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक ये आपका जो दिख रहा है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये आपका डीसीटी, ये वाला हिस्सा, ये डीसीटी मतलब डिजिटल या डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल नहीं डिजिटल, डिजिटल मतलब दूर, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और फिर यहाँ पे आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। यहाँ पे नैरो से देखिए, फिर बीच में नैरो जहाँ पे ये बना हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जहाँ जुड़ते हैं, ये पतला सा लूप जो दिख रहा है डिसेंडिंग लिम्ब इनको बोलते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर थिक असेंडिंग लिम्ब, इधर थिन डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जो झुक बढ़ रहा है, और फिर असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ ऊपर। और फिर इधर आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है टू रीनल वेन और कलेक्टिंग डक्ट मेडुला टू पेल्विस। तो अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड कैविटी। क्या होती है? कप शेप्ड कैविटी होती है, जिसको हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। एट इट्स अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द बाउमैन कैप्सूल इज अ ट्यूब कॉल्ड ट्यूब्यूल। मतलब कप शेप्ड कैविटी में अपर एंड को बाउमैन कैप्सूल, उसके लोअर एंड पर एक ट्यूब्यूल होता है। द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बाउमैन कैप्सूल देयर एट वन एंड while the other end is connected to the urine collecting duct। ट्यूब्यूल का एक पार्ट जो है बाउमैन कैप्सूल से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा एंड जो है किससे जुड़ा है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी से। Within the Bowman capsule there is a bundle of blood capillaries। बताया था बीच में गुच्छा जैसा दिख रहा है। बाउमैन कैप्सूल में आपको दिखा ना भी यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज, तो इसका एक एंड जो है इससे जुड़ा हुआ, दूसरा एंड उससे जुड़ा हुआ है, और बीच में ग्लोमेरुलस है, गुच्छा जैसा ब्लड कैपिलरीज है। वन एंड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस का एक एंड रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है, which bring dirty blood containing urea into it। Other end is the glomerulus exists the Bowman capsule in the form of a blood capillary surround the tubule of the nephron and finally join the renal vein। finally join the renal vein।
अब यहाँ पे हम लोगों का है मैकेनिज्म, हाँ फाइनली attached containing glomerulus exist Bowman capsule in the form of blood capillaries surround the tubule and the nephron finally join the renal vein supplying it with urea free blood. Mechanism क्या है? The mechanism of urine formation include three step, तीन स्टेप में कंप्लीट होता है. नंबर वन ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो सबसे फर्स्ट है ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द मैलपिघियन बॉडी विच एक्ट एज अ बायोलॉजिकल फिल्टर. किसमें होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन? अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्वेश्चन भी आता है इस पर, सोच. बायोलॉजिकल फिल्टर का काम करता है. मैलपिघियन बॉडी कंप्राइजेस ऑफ बायोमोन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस. उसी में ये मिला करके बोलते हैं इसको, मतलब बायोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके मैलपिघियन बॉडी कहा जाता है. द ब्लड फ्रॉम द किडनी फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस where the blood pressure is comparatively high. ब्लड फ्रॉम द किडनी कह रहा है, फ्लोज किडनी से फ्लो करके कहाँ आता है? कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. सो ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन. The hydrostatic pressure of blood is always greater than the opposing pressure existing in the plasma protein and renal capillaries. यहाँ पे जो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ब्लड का हमेशा ज़्यादा होता है. किसके? अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन और रीनल कैपिलरीज के. Thus the available net filtering force is chiefly responsible for the glomerular filtration. इसीलिए जो ज़्यादा मतलब जो मुख्य फोर्स है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ हो जाए. The fluid in the capsule which is obtained by this process is termed the glomerular filtrate. In a man it is about 125 मिलीलीटर पर मिनट. याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको. हम लोगों में एक मिनट में करीब 125 मिलीलीटर ब्लड जो है फिल्ट्रेट होता है. In 24 the total volume of glomerular filtrate is 170 to 180 लीटर. सोचिए, मतलब 24 घंटे में करीब 170 से 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता रहता है. जबकि हमारे बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड मिलता है, बाकी वाटर सब मिला के. लेकिन वो घुमा उसका चक्र जो चलता रहता है, अगर पूरा काउंट करें तो इतना होता है. दूसरा आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. पुनः कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होता है. Reabsorption take place in the uriniferous tubules. Usual substance is a differential or selective process. The glomerular filtrate contain many useful substances such as glucose, amino acid, minerals, fats, and vitamins dissolved in the large amount of water. Substance such as glucose, sodium, and calcium ions भी होते हैं actively reabsorbed in large quantities. Substance like urea and uric acid etc. are reabsorbed in small quantities. मतलब जो मेन चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादातर मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है. कुछ चीज़ें फिर भी यूरिया और कुछ यूरिक एसिड हैं, ये पुनः कुछ न कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं in small quantities by a simple diffusion process or passive reabsorption. सब्सटेंस लाइक क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन जो एक तरह की प्रोटीन होती है जो हमारे बाल, नख और इस पे मिलते हैं. आर नॉट रीअब्जॉर्ब, दे आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. और कहते हैं देखिए यूरिन चेक होता है तो यूरिन के थ्रू क्या क्या निकल रहा है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी किडनी काम कर रही सही नहीं. क्रिएटिनिन जब ज़्यादा होता है तो कहते हैं वो निकल रहा है. यूरिक एसिड है, कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है हमारी बॉडी में.
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अभी हमने बताया था, जो प्रॉक्सिमल पीसीटी, ये जो नज़दीक की है, ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, फास्फेट और बाइकार्बोनेट्स ऑन एंटरिंग द डिस्टल। इसके बाद जब ये फ्लूइड जो है डिस्टल टीसीटी में प्रवेश करता है, उसके पहले जो है यूरिन convoluted tubules urine become nearly isotonic to the surrounding tissue। isotonic मतलब कि कंसंट्रेशन लगभग बराबर हो जाता है, और यूरिया और वाटर मिलके यूरिन बना लेते हैं वहाँ पे। become surrounding tissue fluid due to the active transports of sodium and passive transports of water। as urine isotonic passes into the collecting tubules, it become once again hypertonic। कह रहा है पासेस इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जब ये जहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पास होते होते एक बार पुनः हाइपरटोनिक हो जाता है बाय द ऑस्मोटिक रीअब्जॉर्प्शन। तीन तरह का सोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जब अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर का कम। तो ये है become reabsorption of water under the influence of the hormone ADH। याद करिएगा ADH हार्मोन है ये, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है एक तरह से। Thus the urine form contains 96% of water, 2% urea and 2% of metabolic product। तो आज का टॉपिक हमने ये 2 पेज का लिया था, कल लास्ट हो जाएगा और फिर इससे एक्सरसाइज हो जाएगी।